हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। मैं हूं रमेश और आज हम पढ़ने वाले हैं खंड स। इससे पहले खंड अ और ब हम पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 27 में पूछा गया है, कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के लिए उद्देश्य से प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाइए। एक काला नर कुत्ता और सफेद मादा कुत्ता हमने ले लिया, जिसके जीन है डबल कैपिटल बी और डबल स्मॉल बी। इन दोनों के अगर शुक्राणु देखें, काला रंग का जो नर कुत्ता होगा इसके शुक्राणु होंगे बी और बी, सफेद मादा कुत्ता के अंड होंगे वो बी और बी। इन दोनों को अगर हम मिक्स करें तो यहाँ पर F1 वाले सभी कुत्ते काले रंग के आएंगे। अब इस F1 वाले सभी कुत्तों को हम आपस में क्रॉसिंग करेंगे, यहाँ करते हैं तो यहाँ पे बी और बी दो शुक्राणु होंगे और मादा में से बी और बी दो अंड होंगे। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद ये 3:1 आएगा। इसे मेंडेलियन फर्स्ट रेशो भी कहते हैं। प्रश्न 27 का दूसरा पार्ट है, यहाँ दिया गया है, मानव में यदि जीन बी आंखों को भूरा रंग और जीन स्मॉल बी नीला रंग देता है तो उस व्यक्ति की आंखों का क्या रंग होगा जिनमें ये जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बी जो है वो बड़ा है और यहाँ बी छोटा है, सो बड़ा बी यहाँ पे प्रभावी होगा, इसलिए इसका रंग होगा भूरा। यहाँ पे भी बी बड़ा है, इसका मतलब ये भी भूरा होगा। दो बड़े होने के कारण यह भी भूरा होगा, तो यहाँ तीनों में भूरा रंग हमें देखने को मिलेगा उसकी आंखों में। व्याख्या कीजिए कि इन लक्षणों को आप किस प्रकार अभिलक्षित करेंगे। इन लक्षणों को हम ऐसे कर सकते हैं कि यह बी और यह बी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए होने के कारण से यह स्थानांतरित यानी एक साथ जा रहे हैं कहीं भी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ऊपर के प्रश्न में आंखों का रंग अनुवांशिक लक्षण है। ये लक्षण जीन या डीएनए पर उपस्थित रहते हैं और संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं। प्रश्न 28 में पूछा गया है, हम जानते हैं कि परितंत्र में खाद्य श्रृंखला अलग अलग पोषी स्तरों से विभिन्न जीवों में जाती है। ये अलग अलग पोषी स्तर हैं डी, सी, बी और ए। नीचे दिए गए परितंत्र ऊर्जा प्रवाह के चित्र में द्वितीय उपभोक्ता को पहचानिए। द्वितीय उपभोक्ता कौन है ये हमें पहचानना है और उसकी व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम देखिए, सूर्य की ऊर्जा डी पे आ रही है, तो यह जो होगा वह प्रोड्यूसर होगा यानी उत्पादक होगा, और यह पहला उपभोक्ता होगा जो डी को खा रहा है, और बी जो होगा वो द्वितीय उपभोक्ता होगा। ये पहला उपभोक्ता हो गया और बी हो गया द्वितीय उपभोक्ता। डी हो गया आपका उत्पादक, तो हम लिखेंगे डी उत्पादक है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जिन्हें सी खाता है, अतः सी प्राथमिक उपभोक्ता है। बी द्वितीय उपभोक्ता है जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, और यहाँ पे ए अपघटक है। अपघटक मतलब जीवाणु है जो बी को भी खा रहा है, सी को भी खा रहा है, डी को भी खा रहा है उनके मरने के पश्चात। तो ग्राफ में आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि डी को खाने वाला सी है और सी को खाने वाला बी है, और बी जो है वह ए के द्वारा भी खाया जा रहा है, सी जो है वह भी ए के द्वारा खाया जा रहा है, और डी जो है वो ए के द्वारा खाया जा रहा है। यानी ए के पास बी, सी, डी इन सभी से ऊर्जा मिल रही है। प्रश्न 29 में दिया गया है, नीचे दी गई सारणी में ध्यानपूर्वक देखिए और भाग ए को भाग 2 से मिलान कीजिए। एक कोशिकीय जीव का हम मिलान करेंगे विसरण से, पौधे का मिलान करेंगे वाष्पोत्सर्जन से, और मानव का मिलान करेंगे मूत्र निष्कासन से। तो एक कोशिकीय जीव जो है वो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा अपना अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, पौधे जो हैं वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अपना अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, और मानव मूत्र निष्कासन के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। प्रश्न 30 में दिया गया है, निम्न में कारण स्पष्ट कीजिए। पहला कारण हमें बताना है, जल में विद्युत अपघटन के लिए उसमें कुछ मात्रा में अम्ल डाला जाता है। जल को जब हम तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो हमें अम्ल डालने की आवश्यकता होती है। यह ऐसा क्यों होता है जानिए। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, इसके अंदर अम्ल डालने पर विद्युत आसानी से प्रभावित होता है और यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। दूसरा है, पानी में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl घोलने पर प्रज्ञनली ठंडी हो जाती है। पानी में जब अमोनियम क्लोराइड को घोला जाता है तो यह ऊष्मा मतलब ऊष्मा को लेने वाला अभिक्रिया है, इसलिए परख नली के आसपास जो भी ऊष्मा उसे मिलती है वह अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और हमें परख नली ठंडी महसूस होती है। प्रश्न 30 का तीसरा पार्ट है, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में हम क्यों रखते हैं। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखने से ये फायदा है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है यह सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक नहीं होता। अगर हम इसे एयर में रखेंगे यानी ओपन रखेंगे या फिर ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बोतल में रखेंगे तो यह टूट जाएगा और खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम
गहरे रंग की बोतल में रखेंगे तो यह टूट नहीं पाएगा। प्रश्न 31 में पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में P और Q तीसरे आवर्त में पहले दो तत्व हैं। सो P और Q तीसरे आवर्त के पहले दो तत्व हैं। हमें उनके लक्षणों के बारे में बताना है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। सो इनके लक्षण यहाँ पे लिखे हैं और P और Q यहाँ लिखे हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और 12 होगी। परमाणु में आकार जो होगा वो बड़ा और छोटा होगा। धात्विक ग्रुप की प्रबलता अधिक और कम होगी। इलेक्ट्रॉन में ह्रास की प्रवृत्ति P में अधिक होगी और Q में कम होगी। इनके ऑक्साइड का सूत्र P2O और QO होगा। इनके हैलाइड का सूत्र PCl और QCl2 होगा। प्रश्न 32 में पूछा गया है मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण की इलेक्ट्रॉनिक डार्ट संरचना द्वारा दिखाइए। सो मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को इलेक्ट्रॉनिक डार्ट संरचना से बताना है। यहाँ पे है परमाणु संख्या मैग्नीशियम की 12, क्लोरीन की 17। मैग्नीशियम की 12 परमाणु संख्या है। इसको अगर हम लिखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो ये हो जाएगा 282। तो आखिरी सेल में आखिरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम इस तरीके से दर्शाएंगे। और क्लोरीन का है 17 तो इसको लिखेंगे 287। तो आखिरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम इस तरीके से दर्शाएंगे। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम के जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं यह क्लोरीन की तरफ चले जाते हैं तो यह बन जाता है Mg+2। और Cl में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से चार्ज आता है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज। ये हो जाएगा Mg2+ और Mg-2। अगला प्रश्न है एक अधातु X 2 विभिन्न रूपों में Y और Z में पाया जाता है। सो एक अधातु है X जो Y और Z 2 विभिन्न रूपों में पाया जाता है। Y एक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जबकि Z विद्युत का सुचालक है। तो ज्ञात करिए कि अधातु X को Y और Z क्या क्या है। तो अधातु X जो है वह कार्बन है और कार्बन के 2 रूप होते हैं, एक हीरा जो कि कठोर है और दूसरा ग्रेफाइट जो ऊष्मा का विद्युत का सुचालक है। अगला प्रश्न है वह दशा लिखिए जिसमें प्रकाश किरण बिना विचलित हुए लेंस से गुजरती है। सो लेंस की वह स्थिति बतानी होगी जहां पे प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए पास हो जाती है। तो हम लिखेंगे जब आपतित किरण लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है तो यह बिना विचलित हुए चली जाती है। यह मैंने सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आपको बताया था। सीबीएसई सैंपल पेपर को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आके आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 45 डिग्री के समान आपतन कोण। सो आपतन कोण है 45 डिग्री और परावर्तित कोण है 25, 30 और 35। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों स्थिति में सबसे अधिक वेग का परिवर्तन कहाँ होगा और सबसे कम कहाँ पे होगा। सो हम जानते हैं कि जहां पर इनका डिफरेंस कम से कम होगा यानी 25-35 के बीच में 10 का डिफरेंस है तो वहां पर प्रकाश का वेग कम होगा और जहां पे डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। तो हो जाएगा माध्यम ए के प्रकाश का वेग कम और माध्यम सी में प्रकाश का वेग अधिक। सी कांच के गुटके से निकलने वाली निर्गत किरण का पार्श्व विस्थापन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो कांच के गुटके की मोटाई और आपतन कोण कितनी कोण पे प्रकाश आ रहा है इसके ऊपर निर्भर करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू।